हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक पिछले 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक जिसने भी नहीं देखे, अगर आज आप हमारे पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप जाके देखें इन्हें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं वो तो हमने बहुत बेसिक्स कराए हैं, ताकि अगर जिसका मैथ काफ़ी कमज़ोर है, जिसे बहुत समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो ईजिली समझ सके कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और उसको हम कैसे करेंगे। उसके बाद क्या किया हमने, जब 20 प्रैक्टिस सेट हुए उसके बाद प्लस हम जब उससे आगे बढ़े तो हमने अब कॉन्सेप्ट अब जो हम सीख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें हम शॉर्टकट भी लगा रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लगा रहे हैं, ड्यूअलिटी रूल लगा रहे हैं। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं ताकि हम अब क्या है, हमारी प्रोसेस ये है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और हम पर्याप्त समय बचा लें। ताकि देखो होता क्या है, आपके जो क्वेश्चन आएंगे 40, तो होगा क्या, उसमें 30 से 32 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है, पीवाई को बेस्ड होंगे। अब जैसे आपका मैं क्या कराने वाला हूँ इसमें, आपको जो आपको मैं प्रैक्टिस कराने वाले हूँ, प्रैक्टिस सेट 60+ होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 2021 के और 2017 के होंगे। तो क्या होगा आपके पास, अगर आपने 60% लगा के जा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 2400 क्वेश्चन आप लगा के जा रहे हैं। तो उसमें से क्या होगा, आपको 30 से 32 क्वेश्चन आपको यही पीवाई को बेस्ड मिल जाएंगे। उसका 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ होंगे, बट क्या है उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा तो क्या होना चाहिए, हमारी तैयारी जो होनी चाहिए, इन 30 से 32 जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हें तो हम देखते ही उड़ा दें, समझ रहे हो। इन्हें हम 20 से 25 मिनट में कर लें। एक्चुअली में 15 से 20 मिनट ही लगने चाहिए, लेकिन मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आपके टाइम पर्याप्त है तो 20 से 25 मिनट लगा लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास 7 से 8 मिनट बचे, तो 7 से 8 जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें आप पर्याप्त टाइम दें। तो अगर आप 40 क्वेश्चन को अगर 40 मिनट भी दे रहे हैं तो आपने 25 मिनट यहाँ दे दिए, तो 8 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट पर्याप्त हैं, जिसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो वही हम तैयारी कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है, अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अगर चैप्टर वाइज कर रहे, तो क्या है कि डेली डेली आप, अब क्या है, इन प्रैक्टिस के जरिए क्या है, आपका डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, डेली सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, समझ रहे। तो आपके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। दूसरा क्या है, साथ ही साथ हम ये भी सीख रहे हैं इसमें कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हें कैसे सॉर्ट किया जाए, कैसे हमें सॉल्यूशन कैसे छोटे किए जाए, इसके कैलकुलेशन कैसे छोटी करी जाए, समझ रहे हो। तो वो चीज़ भी है। तो चलिए इसी साथ बढ़ते चलिए, और वो तभी एग्जाम में आप तब कर पाएंगे जब आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे पहले से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लस आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है कंप्लीट, तो आप वो जाके वीडियो देख लेंगे, नंबर सिस्टम में नहीं देखी वीडियो, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ के जाइए प्रॉपर। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट डे में हमने 4 से 5 क्लास, 5 से 6 क्लासें ली हुई कॉन्सेप्ट डे में। उसमें क्या है, उसमें हमने इसी के टाइप सिखाए हैं जो यहाँ से आपके मोस्ट जो हॉट टॉपिक थे आपके, जो आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप वो भी कर लें। चलिए बिना समय टाइम बर्बाद किए आप बढ़ते हैं आगे। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ है 989 की पावर 129। हमसे पूछ रहा है 33 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए नंबर सिस्टम हमने पढ़ा क्या, 2-3 चीज़ें पढ़ी क्या। एक तो ये कि अगर हमें संख्या दी जाए a-1 डी से अगर भाग किया जाए की पावर n। अब यहाँ पे कंडीशन, दो कंडीशन बनती हैं, इफ़ n इज़ ऑड नंबर, अगर n ऑड संख्या है मतलब n विषम संख्या है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा ना वो क्या बचेगा, -1 आएगा, माइनस पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइजर -1 ही हो जाएगा। तो कोई माइनस तो रिमाइंडर जाता नहीं, तो माइनस का 1 होगा, तो माइनस रिमाइंडर होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, डिवाइजर जो होगा जिससे हम मार्क करेंगे उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। वहीं क्या कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, साथ साथ नोट करते चलें। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर n इवन है, n अगर इवन है ना, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, वो 1 होगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन, एक तो ये था। दूसरा ये था, अगर a+1 की पावर n दिया जाए हमें और d से हमें भाग किया जाए, हमसे पूछा रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज जो आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट। तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कैसे देखिए, अगर मैं इसको, ताकि आपको क्लियर होना रहे, x/x+1/x को अगर मैं x से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 की पावर n, ओके। और ये x क्या है, ये पता क्या है, इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ETX, मतलब इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे।
पावर n, तभी हमारा बन गया पावर n ही आएगा। वहीं पहली कंडीशन जो थी उसमें क्या है, इसको भी अगर हम थोड़ा संशोधन करें तो क्या है, तो हमने देखा क्या, x माइनस 1/x n, और n अगर ऑड है तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस आएगा नहीं। ठीक है, अगर इवन आए तो प्लस इवन होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया, अब इसमें क्या है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है देखो, हमें दिया गया 989 की पावर 129 अगर 33 भाजित करते। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 990 माइनस 1, तो 989 हो गई की पावर 129 को 33 विभाजित करने पर। तो मुझे पता है कि 33 से 33 यहाँ 99, ये तो कट गया पूरा, तो बचा ये, तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो ये बच गया, तो -1 की पावर 129, और -1 की पावर कितना भी करो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन रिमाइंडर आपका माइनस में आएगा नहीं, क्योंकि शेष पर माइनस कैसे आ गया, तो इसका मतलब है कि हम 33 भाग करें तो 33 माइनस 1 किया हमने, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आपको देखते ही समझना चाहिए था कि हमें ये कैसे बनाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या है। देखिए, स्पीड स्टार्टिंग कितनी थी उसकी 61, उसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड स्पीड उसकी जो है वो कितनी है 65। तो वो कह रहा है कि अगर वो 61 या 65 कर ले रहा है तो 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। तो इसका मतलब है ये 4 किलोमीटर इसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ये दूरी कितनी अधिक कर रहा है 100 किलोमीटर। तो हमें पता लगेगा 1 घंटे में तो ये 4 किलोमीटर ही चल रहा है, तो 100 किलोमीटर चलने में से कितना टाइम लगेगा, तो वो 4 से हमने काटा तो हमें पता लगा 25 आवर। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो पूरी यात्रा जो कर रहा है ना 25 घंटे कर रहा है, जहाँ इसकी पहले स्पीड 61 थी अब 65 हो गई। तो हमसे कह रहा है 65 के द्वारा जो यात्रा की है वो बताइए कितनी की। तो हमें पता लगा जब वह 65 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 65 गुणा 25 कितना हो गया आपका, 25 पंजे 125, बचा कितना 12, 25 छक्का 150, 150 और 12 कितना हो गया 162। तो आपका आंसर कितना हो गया 1625। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 16,264 में घड़ी बेचकर किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर सीपी मतलब क्रय मूल्य जो आपका मैंने 100 माना, ठीक है। अब क्या है, एसपी क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस आपकी होती है वो क्या होती है, तो क्या है, वो कह रहा है कि 24% हानि होती है। अगर इसने बेची है ना 16,264 बेची तो 24% हानि हो रही, इसका मतलब जो हानि होती है वो हमेशा सीपी पे होती है। क्रय मूल्य पे हानि लाभ जो भी होता है क्रय मूल्य पे होता है। तो 24% हानि का मतलब है अगर इसमें 24% माइनस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 24 हो गया, तो कितना हो गया 76। तो मुझे पता लगा जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 76 है, 76 की हमें वैल्यू कितनी दी गई 76 की जो हमें वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई 16,264। तो यहाँ से मैंने इसे 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 निम 36, तो 4 चौक 16, 0 4 चिंग 24, 4 चिंग 24, तो 19 से काटा मैंने तो क्या हो गया 19 दूनी 38, बचा कितना 2, तो 19 से कम 19, 7, 19 चौक 76। अगर एक की वैल्यू 214 आ गई तो हमारा सीपी तो 100 था ना, तो 100 दोनों तरफ करने पर 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका 21,400। तो हमारा क्रय मूल्य कितना बन रहा है, वो बन रहा है 21,400। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। मेज का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 28,800 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3 चीज़ समझिए, सीपी हमने माना कितना 100, सीपी 100 नहीं मान रहे, हमसे क्या कह रहा है एमपी मान रहे थे इसमें हम, क्योंकि पता क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा है अगर एमपी हमने 100 माना तो हमसे कह रहा है जो सीपी है ना वो अंकित मूल्य का 60% है। तो हमें अंकित मूल्य दे रखा है तो हमने मान लिया अंकित मूल्य जो हमारा है, हमारे प्राइस जो हमारे है वो 100 है। तो सीपी कितना है 60% अंकित मूल्य का, तो इसका 60% क्या है डायरेक्ट 60 निकल आएगा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है मेज का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 28,800 हो जाता है। तो 20% छूट किस पे हो जाए, ये बताओ मुझे, छूट होती किस पे, छूट जो होती है हमेशा वो होगी आपकी मार्क प्राइस पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे छूट होती है। तो इस पर अगर 20% छूट मैंने देने के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस बन गया, तो 20% इस पर छूट दी
तो डायरेक्ट 20 हो जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा कितना, 80। तो इसी 80 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, तो हमें 80 की वैल्यू कितनी दी गई है, 28,800। हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तुम्हारा CP है कितना, 60। तो हमने इसे काटा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 7200। हमें चाहिए कितने की, 60 की। 3 गुणा कर लें, तो हमने दोनों तरफ 3 का गुणा किया, तो आगे कितना हमारा आंसर, 0। 3 दूनी 6, 7 या 21, तो कितना आ गया, 21,600। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आसान आसान से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं स्टूडेंट तरफ। 1680 में गुणांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर हम सीख चुके हैं। तो 1680 की क्या है, इससे क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 × 16, 2 × 8। नंबर सिस्टम अगर आपको दिक्कत आ रही तो नंबर सिस्टम की क्लास से पढ़ी हूँ, आप देख लें जाके। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10। 3 से काटा, 3 तिरका 9, 3 15, तो 35 बचा। 35 का मतलब क्या होता है, 35 का मतलब 5 गुणा 7। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4 आ गया। उसके बाद क्या है, 1 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम इसमें एक एक ऐड कर देते हैं, +1 करके गुणा कर देते हैं। 4 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 में ऐड किया 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अर्जुन ने 28,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 84,000 के साथ भास्कर इसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप में विभाजित किया जाता है तो भास्कर कितनी महीने बाद आया। देखो, प्रॉफिट डिपेंड करता है, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। फिर कितने भी लोग हों, इसी रेशियो में इनका बैठेगा। जो लाभ होगा कि आपने कितना निवेश किया और कितने समय के लिए किया। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट आ गया। इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 28,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया अर्जुन ने। तो अर्जुन ने क्या किया, 28,000 रुपये लगाए और बाद में 84,000 के साथ भास्कर इसमें शामिल हो गया। तो भास्कर क्या है, 84,000 के साथ शामिल हुआ। ओके, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया, इसका मतलब लाभ इनका जो है दोनों को बराबर है। हमें पता है वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब अर्जुन ने तो पूरे 12 महीने रहा, लेकिन भास्कर नहीं पता भास्कर कितने महीने रहा। तो हमसे पूछ रहा भास्कर कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो मैं चेक करूँ भास्कर कितने महीने तक रहा, तो मैंने इसका टाइम का गुणा कर दिया, ये दोनों बराबर हो गए। तो 3 0 से 3 0 खत्म, 28 यहाँ होता है 84, 3 से काटा 4। तो यहाँ से हमारे पास एक्स जो वैल्यू आ गई। तो एक्स है क्या, एक्स भाई है जी कितने महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया। तो मुझे पता लगा ये भास्कर है, इसने 4 महीने के लिए अपना पार्टनरशिप की। तो हमसे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि 4 लगा दो आप आंसर, हमसे कह रहा है भास्कर कितने महीने बाद शामिल हुआ। अगर 12 महीने की पार्टनरशिप में ये 4 महीने के लिए शामिल हुआ तो इसका मतलब ये आया कितने महीने बाद, तो ये 8 महीने बाद आया। समझ गए, तो इसने लास्ट के 4 महीने शामिल रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 147 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सरफेस एरिया जो गोले का होता है वो क्या होता है, वो होता है 4πr²। इसके 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका वॉल्यूम बताइए, वो क्या होगा, आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। ओके, तो हमसे कह रहा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4πr² निकालना हमें। 4 पाई की वैल्यू हमें यहाँ दी गई, कितनी दी गई है, 22/7। तो 22/7, त्रिज्या कितनी है, 147 इंटू 147। 22 को देखते मुझे समझ आएगा कि यहाँ 11 का यूनिट रूल हम लगा सकते हैं, 11 का विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। तो मैंने चलो ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। तो हम जब चेक करने बैठे तो हमने देखा क्या, पहला ऑप्शन 2 1 3, 3 और 5 8, 8 6 14 26, और 20 में से 8 गया तो 12 है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। 11 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, 11 का व्यवस्था नियम कहता है कि सम स्थान पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग, जो अंक हैं उनका योग, अगर उनका डिफरेंट जो है या तो 0 आए या 11 आए तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सम स्थानों पे विषम पे देखा कितना आया, तो 5 3 8, लेकिन जो सम स्थानों पे अंक आए उनका योग कितना आया, 8 14 26। तो 20 में से 8 गया तो 12 आ रहा है। अब वो या तो 0 आया 11 है, तभी संख्या 11 से कटेगी। तो पहला तो नहीं ऑप्शन हुआ। दूसरा हमने चेक करने गए तो हमने देखा क्या, 2 1 3, 3 5 8, 8, इसका कितना है 7 6 13, 13 और 6 19,
19 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 19 में से 8 गए 11 बच रहा, हाँ ये संख्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन चेक किया तो हमने देखा क्या, 3 1 4, 4 5 9 और 6 6 12, 12 में से 9 गया 3, ये नहीं हो रहा, 2 1 3, 3 5 8, 9 6 15 6 21, 21 में से 8 गए कितना बचे, 21 में 8 गए 13, तो ये भी नहीं होगी संख्या। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पे राइट आंसर। इसलिए हमें ज़्यादा आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आधा अगर पढ़ना चाहें तो आप ये आपके पास संख्या है, सॉल्व कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। ये 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, निवेश किया गया होगा। यदि प्राप्त ब्याज 2332 रुपये तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी कंडीशन में क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से मूलधन मान लेता हूँ 20 मुझे पता है पहली दर क्या है, 2 वर्ष के लिए है, तो 20% का पहली दर ब्याज मिलेगा हमें पहली साल, तो कितना मिलेगा हमें 20, क्योंकि 100 का डायरेक्ट 20% हो जाएगा 20। दूसरे साल भी क्या होगा, जब हम ब्याज लेने जाएंगे तो हमें पता लगेगा 100 का 20% डायरेक्ट मिला है 20। ठीक, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि ब्याज भी ब्याज मिलता है, तो मुझे पता लगेगा कि मैंने 20 पे क्या करूँगा, 20 का % ब्याज मिलेगा हमें, तो 20/100, तो यहाँ से हमें पता लगा इस ब्याज पे भी जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 4। तो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, वो हमारा कितना हो गया 44। भाई हमें 40 की वैल्यू देगी, हमसे क्या कह रहा है, ये प्राप्त ब्याज है वो कितना है 2332, तो 2332 है, तो इसको मैंने 11 से काटा, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ओके। तो 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 3 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो यहाँ से हमारी 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमारा जो CP है ना, सॉरी हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन जो है वो कितना दिया गया, हमने 100 माना था, तो यहाँ से हमारा एक की वैल्यू 53 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 5300, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है, इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। अब देखिए आयत जो है रेक्टेंगल होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। क्षेत्रफल इसका क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। हमसे कह रहा है 14% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल की कमी ज्ञात कीजिए। अब देखो जब दोनों साइडें कम होगी, क्योंकि जो उसका वो बैठेगा अगर उसमें बाढ़ लगा रहा है तो ऐसे लगाएगा, ठीक है, तो दोनों साइड कम होगी, इसकी लेंथ भी कम होगी, ब्रेथ भी कम होगी, तो वो क्या है 14% कम हो रही है। तो इसका डायरेक्ट हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, इसमें क्या लगता है सक्सेसिव लगता है। तो सक्सेसिव फार्मूला क्या है, x + y प्लस XY/100, ओके। और ये प्लस माइनस भी है, ये प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ वो देखिए, जैसे हमसे कह रहा है 14% की कमी हो रही, तो -14 प्लस का -14 गुणा 14 बटे 100। अब यहाँ -14 कितना हो गया 28, 14 का, अब देखो माइनस यहाँ क्या आएगा, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो बाहर भी प्लस ही रहना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 10 में आएगा 2 अंक बाद। अब देखिए माइनस के 28 में से प्लस का मैंने 1.96 घटाया, तो क्या बचेगा, तो क्या आएगा, लोग क्या करते हैं ऐसे, पहले हम एक घटा लेंगे, तो 28 में से गया कितना बचा 27, और 27 में से हम 96 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 26.04। ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा है कितने % कम होगी, तो क्षेत्रफल जो कम होगा वो कितना होगा 26.04। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा वो समझिए, जैसे मैं मान लूँ एक आयत लिया हमने, ठीक है, इसकी संख्या मैंने दे दी 10, इसको हमने दे दिया इसको हमने 10 दे दिया, इसको हमने दे दिया 20, आयत हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा है 10% दोनों की कम हो गई, ओके, क्या कह रहा है 10% दोनों कम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 10% इसकी कम की, तो 10 से डायरेक्ट निकलाएगा, 10 से 10% कितना, एक तो कितना हो गया 10 से 9 हो गया, ओके। भाई क्या कह रहा है 20%, 20 के अगर 10% कम करेंगे तो क्या बचेगा 90% बचेगा, तो 9 दूनी 18, ठीक है 18। अब देखिए जहाँ हमारा पहले आ रहा था तो 18 नंबर कितना होता है 162, ओके, और यहाँ पे कितना आ गया 200, और 200 से 162 अगर मैं 100 पे देखूंगा तो परसेंट कितना निकलेगा, तो 100 से परसेंट 2 8 16 1 तो मुझे पता लगा क्या है 19% हमारा कम हो गया, ओके। आप समझ गए, अगर 19% यहाँ पे कम हुआ तो डायरेक्ट हम कैसे निकालते, हम डायरेक्ट निकालते तो क्या करते
हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस प्लस तो आपका लग जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई यहाँ पे अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मेरा कितना है -10, 10% कम हो रहा है तो -10। यहाँ पे कितना हुआ, प्लस 10 का 100 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो माइनस का कितना हो गया 20, प्लस का 1 तो बचेगा कितना 19%। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हमारा निकल के आ रहा है कितना 19% कम हुआ। समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जब किसी वस्तु को 12,096 में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 की दर से बेचे जाने से होने वाली हानि से 24% अधिक होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 12,096 में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 60,48 में बेचे जाने पर हुई हानि से 24% देगा। देखो हमारा सीपी कुछ भी है, ओके, हमसे कह रहा है एक कंडीशन दी गई, उसने कहा 12,096 बेच रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 6,048 में बेच रहे हैं। तो हमसे कह रहा है अगर वो 6,048 में बेच रहा है तो उसे जो हानि हो रही ना 6,048, देखो क्या कह रहा है, 12,096 बेचा गया, अर्जित लाभ जो उसे लाभ हो रहा है ना उस वस्तु को 6,048 की दर से बेचे जाने से होने वाली हानि से 24% अधिक होता है। तो लाभ जो है ना, हानि अगर मैंने मान ली 100x की हानि हो रही है, ओके, तो कह रहा है जो लाभ उसे होगा ना 12,096 बेचने पर वो इसका भी 24% अधिक होगा। तो 100 का 24% कितना होगा 24, तो वो कितना हो गया, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होगा प्लस का 124 का, ओके। ये तो इसकी लैंग्वेज कह रही है। हम हमें सॉल्यूशन निकालने के, तो मुझे पता है इन दोनों का अंतर कितना होगा, इनका डिफरेंट कितना हो गया, वो हो गया कितना 224। इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक संख्या पहुँचने में कितना अंतर हो रहा है, वो कितना है 6,048 का दुगना है, तो वो कितना हो गया 6,048 का डिफरेंट, ओके। तो यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे। अब मुझे सीपी निकालना है, अपने क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे, देखो क्रय मूल्य के लिए हमें दो जगह पहुँच सकते हैं, पता कैसे, या तो हम 124 की वैल्यू निकाल लें, एक सेकेंड, तो उससे क्या होगा 124 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम अगर इस संख्या में से हम लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। या क्या है, ये संख्या है, इसमें जो हानि हुई अगर वो हानि में ऐड कर दूंगा तो हमारा क्रय मूल्य पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें क्या 100x की हानि हुई, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालें। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो मेरे से 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसका से मैंने 7 से काटा, 7 अटे 56, 7 दूनी 14, 11, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 2 से काटा मैंने, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो हमारे पास एक की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 27। अगर एक की वैल्यू 27 आ चुकी है तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो हमने क्या किया, अगर मैं जो हानि हुई ना, अगर 100x की वैल्यू निकाल दूँ तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2700। अगर हानि हुई है, अगर हानि में ऐड कर दूँ इसमें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि 6,048 में बेचने पर मुझे 100x की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कितनी 2700 की हानि हो रही है। तो अगर हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पे ही होती है। तो मैंने क्या किया, 60 48 में इससे 27 से जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 4 7 8, 8748, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अगर इस टाइप में क्वेश्चन आप दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट डे में मैंने आपको क्लास ले रखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो आप देख लें, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाला दूध है। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 640 लीटर, तीसरी गुणवत्ता का 690 लीटर है। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता को अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। हमसे क्या कह रहा है, एक में क्या है 621 लीटर है, 644 लीटर है, 690 लीटर है। तो हमसे कह रहा है हमें वो माप ज्ञात करनी है कि संभावित न्यूनतम संख्या भी हो जाए और जिसमें मिलावट ना हो, एक एक प्रकार का दूध भर सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में कंडीशन क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, महत्तम सार्थक निकालते हैं। और उसका निकालने क्या है, देखो हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा किससे कटेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी दो संख्या होगा, किन्हीं भी दो संख्या को हम अगर डिफरेंट निकालेंगे तो हम देखेंगे क्या, या तो वो संख्या का जो अंतर आएगा, या तो संख्या में होगी महत्तम सार्थक एचसीएफ होगी एचसीएफ, अगर वो संख्या नहीं होगी तो उसका कोई फैक्टर होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 में से 4 गया 4, 46। या तो इसका जो महत्तम सार्थक आएगा वो 46 आएगा, एचसीएफ जो आएगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। मैंने यहाँ से देखा तो 4 में से गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो मुझे पता लगा कहीं ना कहीं 23 से कटेगी संख्या, 46 से तो नहीं कट रही है, ओके। 46 पता क्यों नहीं कट रही, क्योंकि देखो
46 कटने का मतलब संख्या 2 से कटनी चाहिए। अब इसके एक आ रहा तो इसका मतलब 46 से तो नहीं कटेगी। तो हमने देखा क्या, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ गया, वो कितना आ गया 23 आ गया। तो मैंने जैसे 23 से काटा तो 23 से कम 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना 4 तो इधर बच गया और 12 उधर, तो 12 और 4 कितना हो गया 12 4 16, 161 हो गया। तो 23 सत्ते कितना 7 दूनी 14, 7 21, 23 सत्ते 161 होता है। ओके, उसके बाद 23 दूनी 46, अब कितना बचा, तो इधर कितना बच गया 14 इधर बच गया और 4 उधर 18, तो कितना हो गया 184। तो 8 थी यहाँ 24, 208 दूनी 16, तो ये कट्टा कितना 28 बार। ओके, उसके बाद 23 थी 69 जीरो। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो आई संख्या क्या आ गई, तो हमसे यही कह रहा है, क्या कह रहा है, समान अमाप वाली बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, संभाव्य संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता को अलग अलग दूध को मिलाए बिना भरा जा सकता है। अब मुझे पता लग गया मेरे पास एक जो माप मिली वो 27 लीटर की मिल गई, जिसमें हमने क्या किया 27 बार में तो मैंने ये वाला दूध पूरा भर दिया, 28 बार में ये वाला और 30 बार में ये वाला। तो हमसे पूछ रहा है कि इन बोतलों की संख्या कितनी है, न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड किया तो कितनी आ गई 20 40 30 70 और 15 कितना हो गया 85। तो आपका आंसर कितना हो गया 85, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि को एक्स वाई जेड में क्रम से 23, एक्स वाई जेड का जो अनुपात है वो कितना है, एक्स वाई जेड का जो अनुपात है 23 14 15 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे क्रम से 7 6 8 के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बाई को 170 रुपये कम मिलते हैं, राशि कितनी है। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे कह रहा है एक्स वाई जेड, इसमें क्या कह रहा है 13:14:15 में वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से क्या कर रहा है, गलती से ये कर दे रहा है 7:6:8 में बांट दिया। तो हमसे कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप बाई को 170 रुपये कम मिलते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर 13 14 और 15 जोड़ने का मतलब 14 तो 42, इसका योग कितना हो रहा 42 और ये कितना बैठ रहा 7 या 21। अब बताइए अगर कुछ भी योग होगा इनका, लेकिन योग तो समान ही आना चाहिए, क्योंकि भले इधर हो जाए या उधर हो जाए। ठीक है, मतलब आपस में पैसा इनका हो रहा है, क्या कह रहा क्या है बाई को 170 कम मिलते हैं, तो इसका मतलब है जो राशि बांटी है वो तो सेम ही रहेगी ना, बाद में भी सेम ही बांट रहे हैं। तो अगर ये भी 42 है तो मुझे इसे भी 42 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा किया तो ये कितना आ गया, तुम्हारे पास आ गया 7 जो था वो कितना हो गया 14 हो गया, 6 हो गया कितना 12 और जो 8 था वो कितना हो गया 8 दूनी 16। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बाई को 170 रुपये कम मिलते हैं। तो बाई को पहले कितने मिल रही थी 14, अब कितने मिल रहे 12, इसका मतलब बाई को कम कितना हुआ, बाई का हुआ कितना 2 कम, और इसकी वजह से कम कितना हो गया 170। तो मैंने 2 से काटा कितना हो गया 2 8 16 2 5 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई 85। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है राशि कितनी है। अगर एक की वैल्यू 85 आ गई तो टोटल राशि थी कितनी 42 हमने बना ली, तो 42 थी, तो इसका मतलब 42 इंटू 85 और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो हमारा आ गया 50 गुणा में करता हूँ, मैंने 80 का गुणा किया तो 8 दूनी 16 की 6 बचा कितना 1, 8 चौक 32 1 33, तो 33 तो 60 आ गया। उसके बाद 5 बचा, 5 का गुणा मैंने 42 में किया तो कितना हो गया 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगे 5 चौक 20 और 1 21, तो 33 60 में अगर मैं 210 जोड़ रहा तो ऐड कितना हो गया 210, तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आ गया कितना 0 7 3 2 5, तो आ गया आपका आंसर कितना 3570। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 आंकड़ों का औसत दिया गया, कितना दिया गया 57.5। इसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 62 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से भी 5 कम है, 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। देखो 10 का औसत हमें कितना दिया गया, वो दिया गया था 57.5, तो अगर योग निकालेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 575। हमसे कह रहा है पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है, अगर पहले 3 का औसत 52 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 52 गुणा 3 तो कितना हो गया 106, सॉरी 3 दूनी 6 तिप्पे 15 156, तो कितना योग आ गया इनका 156। भाई हमसे कह रहा है अगले 4 आंकड़ों का औसत है 62 है, तो 4 का कितना है 62, तो उनका योग कितना हो जाएगा 62 गुणा 4, तो योग हमने 4 दूनी 8 4 6 24, तो कितना आ गया 248। हमसे कह रहा है
जो 8वां आंकड़ा है 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से 5 कम है। अब यहाँ से मैंने माना अगर 8वां 9 और 10, तो 8वां क्या कह रहा है 9वें आंकड़े से 7 कम। अगर 9 को मैं x मानता हूँ तो 8वां कितना हो गया, इससे 7 कम हो गया। भाई क्या कह रहा है 10वें आंकड़े से 5 कम है, तो 10वें आंकड़े से 5 कम क्या मतलब हुआ, ये कितना है x-2। देखो अब आप सोचेंगे कि कम तो ये वाला हो गया, देखो जिस माइनस में 7 ज़्यादा घट रहे ना तो ये वाला कम हो गया। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 10 मानता हूँ, 10 में से 3 7 गया कितना बचा 3, अगर 10 में से 2 गया तो कितना 8, तो 8 और 3 तो ये 5 कम हो गया ना 10 में से 8वां, समझ गए ऐसे होता है। तो अब देखा मैंने यहाँ से, अच्छा मैंने यहाँ पे देखा क्या कि ये दोनों आंकड़ों का योग हो कितना गया, 8 से 14 4 हासिल लगी 1, 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1, तो 404 आ गया। कितना आ गया 404। अब 575 में से अगर मैं 404 घटा रहा हूँ तो इन तीन का योग बचेगा, तो 5 में से 4 गया 1 बचा 7, तो कितना आ गया 171। तो मुझे पता लगा इन तीनों का जो योग बचा वो कितना 171 बचा। अगर मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ गया x 3x और माइनस के 7 में और माइनस के 2 कितना हो गया माइनस के 9 इज इक्वल टू कितना दिया 171। तो 3x बराबर कितना हो गया, ये माइनस के 9 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 180। तो x बराबर कितना आ गया 60। अगर x हमारा 60 आ गया, हमसे पूछ रहा पता है क्या, मुझे हमसे पूछ रहा 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए, तो 8वां है कितना, 8वां x-7, तो 60 में से माइनस के 7 कितना बचा 53, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जे किसी कार्य को 69 दिनों में पूरा करता है, के उसी कार्य को 72 डेज में पूरा करता है, तो हमसे क्या कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो मैं देखो काटा तो कैसे लेते हैं एलसीएम, मुझे पता है 69 है तो 23 दिया 69, मुझे पता है 72 में 3 तो है लेकिन 24 दिया 72 होता तो 24 की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि देखो 23 पता है क्या है 23 एक प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से कटेगा ही नहीं। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई 23 दिया 69 तो बचा कितना 24। वैसे इधर क्या हो गया 24 दिया 72 तो बचा कितना 23। हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए मैं इसमें किस में गुणा कर दूँ, तो मैंने क्या किया 23 का गुणा मैंने इसमें किया 72 में, तो कितना हो गया 23 दूनी 46 बचा कितना 4, और 23 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14 140 7 या 21 और 140 हो गया 161 बचा, और 4 कितना हो गया 165, इतना ही हो गया ठीक है। और इन दोनों के एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में जे कितना कर रहा है 24, के कितना कर रहा है 23, 24 और 23 कितना हो गया 47। ओके तो काट लेंगे, देखो 47 यहाँ कितना होता है 3 बार 3 3 दोनों ऑप्शन देखा 47 और 4 3 12 और 7 21 141 141, तो बचा कितना 161 20 और 4 24 256 हो गया, तो 256 तो कितना हो गया आपका 246। तो 246 अगर मैं 5 बार देखूं तो 47 गुणा 5 कितना होता है 5 7 35 5 बचा 3 5 चौक 20 और 3 23, तो 235 ठीक है। 246 है तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना गया 5 बार, तो बचा कितना 235 हो गया, है कितना 56 ठीक है। तो 5 से ही बचा कितना 11/43 47। देखिए 47 में निकाले 47 दिया होगा कितना 141, तो बचा कितना हमारे पास 24, तो कितना गया 246, और 47 पंजे कितना हो गया 47 पंजे आपका कितना हो गया 235, तो बचा कितना 46 में 11 बचा, तो 35 सही 11/47 ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व श्रेणी जीपी का योग ज्ञात करना है। देखो प्रथम पद क्या होता है, जो गुरुत्व श्रेणी का योग होता है वो क्या होता है एस एन बराबर होता है सम ऑफ एन नंबर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे क्या है ए है प्रथम पद, तो ए कितना दिया गया हमें 1/5 पहला पद, उसके बाद आर होता है सार अनुपात होता है जिसे हम बोलते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया 1/25 अपॉन 1/5, तो 5 ऊपर चला गया तो कितना आएगा 5/1, तो 5 5 कट जाएगा तो कितना बचा 1/5। ओके तो हम सॉल्व आउट करेंगे, तो हमने देखा क्या ए है कितना 1/5, 1 माइनस आर कितना 1/5 की पावर एन, और 1 माइनस आर कितना 1/5,
तो 1/5। अब देखिए 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/5, तो 5 से 5 कट ही जाना, तो बचेगा क्या, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 5 से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 1 माइनस 1/5 पावर n, ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, एन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योग क्या है जिसका 14वां पद और 10वां पद 22.5 और 18.25 है। देखिए समांतर श्रेणी की कुछ चीज़ देखिए, एपी जो होता है समांतर श्रेणी होता क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ए होता है प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद ए, सार्वंतर जो होता है डिफरेंट जो होता है वो क्या होता है डी। अब देखिए जैसे मैंने आपको समांतर श्रेणी बनाई, इसमें क्या होता है जो अंतर होता है वो समान होता है, नाम ही समांतर श्रेणी तभी पड़ा। अब देखिए जैसे मैंने संख्या बनाई क्या 3, 2 से स्टार्ट की मैं सीरीज, 2 5 8 11 14 ऐसे चलती गई। तो यहाँ पे क्या है इनका डिफरेंट देखेंगे तो कितना है 3 3 का है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछे कि हमसे जैसे आपसे कह रहा है कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो चौथा पद होता क्या है, तो इस समांतर श्रेणी में देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या होगा ए प्लस 3d, ए कितना है 2 3, डी कितना है डिफरेंट कितना दिया है 3, 3 3 का 9 2 कितना हो गया 11। तो समांतर श्रेणी में देखेंगे चौथा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 11 ही है ना। तो यहाँ से समझने वाली बात है वो क्या है जो आपको मैं यहाँ समझाना है वो ये है कि जब भी आपको दिया गया टर्म, जैसे मान लो चौथा पद निकालना है तो हमने क्या देखा ए प्लस 3d, और ये 3d पता है क्यों जुड़े, एक तो प्रथम पद ऐड हुआ, उसके बाद 1 2 3 ये डिफरेंट जो 3 है वो ऐड हुए। ऐसे ही अगर हमसे पूछे छठा टर्म बताइए तो उसमें क्या होगा, तो वो क्या होगा ए और प्लस के डिफरेंट कितने होंगे, डिफरेंट एक संख्या से कम होगा तो कितने होंगे 5d। ओके, और इतनी बात समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 14वां पद और 10वां पद दिया गया, तो 14वां पद है कितना, 14वां पद हम क्या बनेगा हमारा ए प्लस डी कितने होंगे 13d, क्योंकि तेरे डिफरेंट होंगे। वो कितना दिया गया हमें 22.25। वहीं 10वां पद कितना दिया गया हमें ए प्लस के 9d, वो कितना दिया गया हमें 18.25। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैं डी चेक करेंगे तो देखो माइनस लिया हमने दोनों तरफ, तो माइनस प्लस ये खत्म हो गया, तो 13 में से 9 गया कितना 4d, और 22 में से 18 गया कितना 4.25, वो तो सेम ही है। तो ये कितना आएगा 25 से 25 पे आ जाएगा 0, तो घटाने में प्राप्त हुआ। तो यहाँ से डी हमारा क्या मिल गया 1, डी वाला कितना आ गया 1। अगर डी हमारे पास 1 आ गया हम किसी में रख देंगे, अगर मैंने डी मान लो इसमें रख दिया हमने, तो कितना 9 उधर माइनस गया तो कितना बचा ए, यहाँ से कितना हमारा आ गया, तो हमारे पास ए मिला, कितना मिला ए हमें प्राप्त हुआ कितना 9.25, और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 1 है। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी में पहले 19 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 19 क्या है, n बराबर क्या है 19 पद, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है एस एन बराबर वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ से हमने देखा क्या n है क्या, यहाँ 19 पदों का योग निकालना है, तो 19/2 2a कितना दिया गया 9.25, तो 2a कितना हो गया 18.50 प्लस n कितना दिया n-1, तो n है कितना 19, तो 19 में गया 1 तो कितना हो जाए 18, तो 18 गुणा 1। अब यहाँ से हमारा आंसर जो बना, अगर मैं 2 से अंदर गुणा करूँ तो 2 से मैंने काटा क्या, 2 में 18.25 ही आया और 2 में 18 भी आ गया, तो हमारा टोटल आ गया 19 इंटू 9 9 18.25। ओके, तुमने इसे सॉल्व आउट किया तो 19 पना कितना होता है 95, बचा कितना 9, और 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो गया 38 और 9 हो गया 47। यही देखते हैं आपको समझ आ गया, जो आपके लास्ट 2 डिजिट हैं, एक तो देखो दशमलव में तो अंतर आएगा ही, तो ये पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बाद में क्या है 75 इसमें आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आपको सॉल्व आउट करना है तो देखिए, तो 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो गया 47, तो बचा कितना 4, और 19 अट्ठे कितना होता है 19 अट्ठे होता है 152, और 4 कितना हो गया 156,
तो बचा कितना 15, 19 से कम 19, 19 और 15 कितना होता है 34। तो आपका आंसर कितना हो गया 446.75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। पाइप ए टंकी को 130 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 156 घंटे में भर सकता है। वही कह रहा पाइप सी टंकी को 195 घंटे में भर सकता है। सी जो है वो कितने घंटे ले रहा है, 195 घंटे भरने में ले रहा है। ये सभी पाइप, तीनों पाइप 26 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए और पाइप बी द्वारा टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भरा जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने का इनका फैक्टर चेक करेंगे। देखो पहले के लिए पहुंचने के लिए 130 के लिए पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 गुणा 2 गुणा 5। ओके, उसके बाद ये क्या है 156 है क्या, अगर मैं 13 से भाग करूँगा 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो मतलब 13 गुणा 12। और 12 का मतलब क्या है 13 गुणा 12। देखो 12 जैसे 12 को हम क्या लिख सकते 2 गुणा 6। तो मुझे पता है 13 भी है और 2 भी यहाँ पे अवेलेबल है, 6 नहीं है। तो हम इसका मतलब है 2 गुणा 3 भी ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है तीसरी संख्या जो 95 है, तो उसको क्या है 13 गुणा है कितना 13 कम 13। उसके बाद क्या कितना हो जाए 6, 13 पंजे 65। तो 13 गुणा 15। अब देखो 13 हमारे पास है, 5 है हमारे पास, 3 है, तो हमारे पास कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी संख्या है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट होता क्या है, तो 130 है तो हमारी एफिशिएंसी डायरेक्ट निकलती है 13 ढाई 130, बचा कितना 6। तो ए की कितनी आ गई 6, कार्य क्षमता की कितनी 6। वहीं बी की कितनी आ गई, तो 13 गुणा 12, तो 13 गुणा 6 दूनी 12, तो कितना बचा, कितना 5 बचा, तो इसकी 5 आ गई। वहीं 13 गुणा कितना था 13 गुणा 15, तो 13 एकम 13, 5 15, तो बचा कितना 4, तो यही 4 बचा। तो डायरेक्ट कार्य क्षमता निकल आई। दूसरा क्या है, इससे डायरेक्ट एक चीज़ और निकलती है, पता क्या है, अब मुझे अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या है इसमें किसी का गुणा कर देंगे। तो 13 गुणा 6, तो 13 78, तो कितना हो गया 780। टोटल वर्क हमारा निकल। हमसे कह रहा है ये सभी तीनों को 26 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। अब देखो अगर तीनों एक साथ खोले तो इनकी 26 घंटे में कितना भर देंगे पानी, तो 6 5 11 4 15, तो 15 गुणा कितना 26। तो हमने देखा क्या 15 छक्का 30, 15 छक्का 90, बचा कितना 9, 15 दूनी 30 और 9 39, 390। तो हमसे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ए और सी द्वारा शेष टंकी को भरने में कितने घंटे लेंगे, और ए और सी भरेंगे तो कितने भरेंगे, ए 1 घंटे में 10 पानी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो अब बचा कितना, हमारे पास 390 इसमें मैनेज किया तो हमारे पास 390 ही बचे। और ये 1 घंटे में 10 डाल लें तो कितना ले लेंगे, तो ये लेंगे 39 आवर। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राशि 66,500 को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 17 वर्षों के बाद राशि निकाल ली गई और कुल राशि का 2/3 भाग शेयर बाजार में निवेश किया गया। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिया गया, बट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा है। पता क्या देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 66,500 रुपये हैं। इनको क्या कर रहा है, इनको कर रहा है 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 17 वर्ष के लिए इसने निवेश कर दिया। उसके बाद इसने पैसा ले लिया। ये बताओ 17 वर्ष में पैसा हो कितना जाएगा। देखो हमें इंटरेस्ट जो मिला ना 10% पर ईयर मिल रहा है, तो 17 वर्ष में कितना हो गया 170। और ये 100% तो खुद की वैल्यू है ना, तो अब ये होके कितनी हो गई, टोटल जो इसकी संख्या बनी वो कितनी होगी 270। जैसे कोई हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कोई संख्या 100 से 40% बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर देते 100 का 140% कर देते ना ऐसे, तो 100 से 100 खत्म हो गया। तो वैसे क्या है कि 100 तो थी, उसके बाद 170% बढ़ गई तो कितनी हो गई 270 हो गई। तो ये हमारे पास ये दो राशि जो आ गई वो कितनी आ गई 270। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जो राशि टोटल राशि है इसका क्या कह रहा है 2/3 भाग शेयर मार्केट में ये निवेश कर रहा है। उसका शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो 2/3 कर रहा है तो बचा कितना है, इसका मतलब बचा कितना है 2/3 कर रहा है तो इसका मतलब 1/3 बचा है। ठीक है, 270% तो परसेंट हटा है तो बटे 100, तो 2/3 का अगर उसने वहाँ कर दिया तो बचा कितना 1/3। मान लो अगर मैं टोटल 6 थी, ठीक है, मान लो 3 थी, 3 का 2/3 तो वहाँ कर दिए तो बचा कितना 2 कर दिए तो बचा कितना 1। ओके, तुम्हारे पास बचा 1, तो 1/3 बचा। अब मैं इसका सॉल्व आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटा 3 27, तो 0 9 अपना 45, 5 बता कितना 4, 9 6 54 और 4 कितना हो गया 58, बचा कितना 5, 9 6 54 और 5 कितना हो गया 59। तो हमारा आंसर कितना आ गया 59,850। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमें दी गई संख्या, ये देखिए ये संख्या जो है ये सेम इधर है, बस यहाँ पे क्या है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये माइनस डिवाइड बाई है। ओके, तो हमें सॉल्व आउट करना। देखो स्क्वायर रूट में आपको निकालना सिखा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे 3 से 64 का निकालना है तो 4 किसके पीछे आता है 2 के पीछे आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 1 किसके 8 के पीछे।
उसके बाद हमें वो संख्या ढूंढनी है जो इसके करीब हो, इससे कम हो। तो मुझे पता लगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का तो जाना हो जाता, तो 52। अगर अब देखिए, अब मुझे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये संख्या अगर 25 के आसपास होगी तो ये वाला छोटा वाला आंसर होगा, 36 के आसपास होगी तो आंसर ये वाला होगा। ये 33 है तो ये 36 के आसपास है, तो इसका आंसर कितना हो गया 5.8। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा इसका कितना 5.8। 841 का आपको पता है कितना होता है 2.9। उसके बाद इसका निकालने के लिए क्या किया हमने, 3 स्क्वायर किसके 9 किसके किसके पीछे आता है, एक तो 3 का स्क्वायर करते हैं, एक 7 का स्क्वायर करते हैं। ओके, उसके बाद ये 8 का 8 बट 64। अब देखिए 83 का बाद 83 जब आएगा जब ये क्या है 8 का स्क्वायर कितना 64। उसके बाद 8 के बाद क्या आता है 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 करीब होगा तो ये वाला आंसर होगा। और अगर ये 83 करीब 64 करीब होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि 75 है, 75 6 81, 64 में जो 11 जोड़े तब होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 8.8। ओके, इतना आप सीख चुके हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं। और वैसे भी इतने सारे टाइप क्वेश्चन हो गए, अगर मान लो स्क्वायर रूट मुझे अलग से सिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 26वां सेट चल रहा है, इसका मतलब है 26 बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चीज़। तो देखिए, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो कितना हो गया 8.7। और 845 का तो आपको पता ही है कितना होता है 2.9। भाई सेम इधर आएगा तो ऐड कर देंगे, तो मैंने देखा क्या 29 दिया 87, 0 से 0 आता हो गया, 29 दूनी 58, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 और प्लस इधर भी कितना है 6 आएगा, तो कितना आपका आंसर हो गया कितना 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 143 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक्स से वाई तक की यात्रा करता है और 240 मिनट देरी से पहुंचता है। ए जो है 154 किलोमीटर पर घंटा की यात्रा करता है तो 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी याद कीजिए। ये क्या कर रहा है, पहली कंडीशन क्या है 143 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है 200, तो ये क्या कर रहा है ये 140 मिनट देरी से पहुँच रहा है। ठीक है, वहीं क्या है 154 किलोमीटर के हिसाब से कर रहा है, अगर दूरी स्पीड अगर 154 कर ले रहा है ये, तो क्या है तो ये 180 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। इसका मतलब अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब टाइम का उल्टा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी पढ़ चुके हैं ना। तुम्हारा अब जो रेशियो आया वो कितना आ गया 143, तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा ली हमने। तो कितने लगा कम, कितना हुआ 11। 11 की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है 240 मिनट, जहाँ पहले देरी से पहुंच रहा था अब क्या है 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। इसका मतलब इनका डिफरेंट कितना आ गया, जहाँ माइनस में था अब प्लस में आ गया, तो कितना हो गया इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, तो हमारा बन रहा है 0 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 1 3 1 4, तो 11 की वैल्यू का 420 है। तो हमें टोटल वर्क निकालने की, सॉरी डिस्टेंस निकालने की क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर मैं किसी का भी रख लूँगा, तो मान लो अगर मैं पहले वाले रखे तो डिस्टेंस कितनी हो गई 143 गुणा 154, तो 11 की वैल्यू को 420 से 54 की 154 की वैल्यू कितनी आ गई। और यहाँ से पता एक इसका शॉर्टकट भी है, बहुत आसान सा मैं बताऊँगा आपको। 154 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 11 एकम 11 का 44 का अंदर 14 गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 420 गुणा 14, क्योंकि 14 गुणा करने पर 154 बन जाएगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये पता है ये आपका जो दिया गया है ये दिया गया घंटों में, सॉरी मिनट में, अब मुझे तो घंटों में चाहिए, तो हमने क्या किया 60 से इसका भाग कर दिया, 0 से 0 6 7 42। हल्का सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखेंगे तो 7 का गुणा किया 7 या 21 की 1 बचा कितना 2, 7 चौको 28 और 2 30 बचा कितना 3, 7 एकम 7 3 10 गुणा 14, 14 एकम 14 0 14 एकम 14, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14 0 14। अब देखिए एक चीज़ पता क्या है, अब मैं बताऊँ आपको, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे सॉल्व करना था। आपने देखा क्या कि जहाँ चाल इसकी क्या है 143 किलोमीटर घंटा की चाल से है, एक्स तक यात्रा करता है तो 240 मिनट देरी से पहुँचता है। वहीं क्या है 154 किलोमीटर घंटे की यात्रा करता है तो 180 मिनट देरी से पहुँचता है। इसका मतलब है स्पीड जो है, अब आप आंसर फाइनल जो स्पीड हम तो को लेके आए, या तो आप ये वाली कंडीशन रखेंगे तो टाइम ये वाला लेंगे, अगर स्पीड ये वाली तो टाइम ये वाला, अगर स्पीड ये वाली तो टाइम ये वाला। लेकिन दोनों मल्टीपल जो है ना ये सब 11 के डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना वो भी 11 के डिविजिबल होगा। तो मैंने अगर ऑप्शन चेक करते ना डायरेक्ट, अगर ये सॉल्व ना करते मैं तो क्या मिलता हमें 2 1 3 3 4 7, तो 7 में से 5 गया 2 आ रहा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। उसके बाद 1 4 1 5 4 1 5, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंट है वो क्या है 0 आ रहा है दूसरी वाले का, तो दूसरे वाला आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मैंने चेक किया तो 3 1 4 4 3 7 में से 5 गया 2, ये भी नहीं होगा। 1 2 4 6 में से 5 गया 1, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन एक ही जो बन रहा था वो डायरेक्ट हमारा बी बन रहा था।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वही है कि दिमाग में रखे चलो, और वो तभी रख पाओगे जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आप देखेंगे कहीं भी लग रहा है, समझ रहे, जहाँ हमें दिख रहा है वहाँ आप लगा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया है 24 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 36 डिवाइड बाई, अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँगा यहाँ से पहले, तो क्या है 2 रूट 1296 हो सकता है। ये होता है किसका, 24 का, सॉरी 34 का नहीं 36 का होता है। 1296 होता है, जो स्क्वायर रूट होता है वो 36 का होता है। तो इसको मैंने निकाला तो कितना आ गया 36, अपॉन में क्या है 2, और क्या है पूरा स्क्वायर। ये तो दिया गया है इसको में, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है, तो 2 से 2 खत्म, तो हमारे पास बचा कितना 36 का स्क्वायर। अगर 36 का स्क्वायर बचा है तो मैंने यहाँ से सॉल्व आउट किया तो देखा, तो यहाँ से आ गया हमारा कितना 36। तो 24 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 36 डिवाइड बाई कितना है 36 गुणा 36। तो 36 से 36 खत्म, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। तो आंसर कितना हो गया 576। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित कुर्सियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो कंपनी आपकी है वो कितनी है, मिसप्रिंट लग रहा है कुछ, 1 मिनट। ये कंपनी एक्स का औसत पूछ रहा है, एक्स का, तो एक्स का निकाल लेंगे। एक्स है क्या, ये वाला है ब्लू वाला। तो 62 50 60 35 45 ऐड करें तो मैंने क्या 62 50 तो 60 कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। वहीं क्या है 35 और 45 कितना हो गया 80। तो ये कितना आ गया योग 2 8 से 14 15 हासिल लगी 1 2, तो 252। अगर औसत इनका ज्ञात करना है तो कितनी कितनी साल हैं, ये 5 हैं, तो 5 से काटा 55 25 0 5 चौक 20, तो आंसर हमारा कितना आ गया 50.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में कंपनी बाई द्वारा उत्पादित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाई की क्या है टोटल हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो बाई ये वाला एल वाला, तो 45 47 45 40 62 55, तो 47 और 45 है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 45 है। तो 45 दूनी 90 और 2 कितना हो गया 92, 40 और 62 कितना हो गया 102 और 55, तो ऐड किया हमने कितना आ गया 5 4 9 9 5 14 1 249, तो हमारा कुल योग कितना आ गया 249 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। तो लाभ डिपेंड करता है। देखो पहली बात ये तीनों चीज़ समझिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है और टर्नओवर क्या होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट होता है जो हमने पैसा निवेश किया है, जैसे पहली कंडीशन में अगर लेके चलूँ तो इसने क्या किया 4.2 पैसा इन्वेस्ट किया। उसका टर्नओवर क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है कि ये इन्वेस्ट किया, अब मुझे प्रॉफिट तो आपको पता है ये लाभ आपने कुछ लगा के पैसे, अब इसमें क्या है प्रॉफिट इसका है यहाँ पे दिखा रहा है कितना 4.2। अब ये प्रॉफिट अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दूँ तो ये टर्नओवर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने 5 रुपये लगाए, आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया 7। अगर आपसे कोई पूछे आपका प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आपका 2 है, इन्वेस्टमेंट कितना है तो 5 है, लेकिन आपसे पूछे टर्नओवर कितना हुआ, तो टर्नओवर होता है वो निवेश में ही जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो दोनों का ऐड हो जाता है, प्रॉफिट और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो 5 रुपये लगाए, 2 प्रॉफिट हुआ, तो 7 क्या हो गया आपका टर्नओवर, ठीक है। तो इसमें कभी कन्फ्यूज मत होना। हमसे कह रहा है कि दी गई कंपनियों में ये बताइए किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है। तो देखिए डी ने क्या किया 4.2 इन्वेस्ट किया और 4.2 का ऐसे लाभ हुआ, तो इसका मतलब इसे 100% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। भाई इसके भी इसको क्या है 2.1 लगाया इसने, 2.1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 100% प्रॉफिट हुआ। अरे भैया 2.1 लगाया इसने और 2.1 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो 100% आ गया, समझ गए। वैसे ही बी ने क्या किया, कंपनी बी जो है वो क्या करता है 4 रुपये लगाता है, इसका इन्वेस्टमेंट 4 है और प्रॉफिट कितना 8, तो बटे 100, तो यहाँ से इसका हमें पता लगा 200% है। वहीं कंपनी ए का कितना है, इसने इन्वेस्टमेंट तो 2 किया लेकिन प्रॉफिट कितना 10, तो इसका मतलब है इसका 500% है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ, ऑब्वियसली बात है ए का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी डी के टर्नओवर का कितना परसेंट कंपनी सी का लाभ है। तो डी का टर्नओवर है कितना 8.4, तो हमसे पूछा कंपनी डी के टर्नओवर का कितना परसेंट सी का लाभ है। तो सी का लाभ है कितना, सी का लाभ जो दिया है वो कितना दिया गया 2.1 इंटू 100, तो 10 से 10 उठाया 21 चौक 84, 4 से कितना हो गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो कंपनी बी का लाभ है कितना, कंपनी बी में इन्वेस्ट कितना किया 4,
लाभ कितना है 8, तो 4 का इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 8, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 200%। आसान आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है इस इनकम को अगर ये लिख सकता हूँ तो उसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इनका डायरेक्ट देखिए नंबर क्या है, अल्फ़ाबेट में नंबर है। आई कितने पे होता है 9 पे, एन 14, सी 3, ओ 15, एम 13, ई 5, वहीं क्या है जे कितने पे होता है 10, पी 16, एफ 6, एन 14, के 11, बी 2। हम ध्यान से देखें तो हमने क्या पाएंगे, +1 हो रहा, +2 हो रहा, प्लस का 3 हो रहा, तो -1, -2 और -3। तो भाई ये फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से हमें सीरीज समझ में आ गई। तो क्या है पैटर्न क्या है, तो यहाँ से हमने देखा 2, एल 12 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो इसमें +1 होगा पहले, तो 2 में 1 जोड़ा कितना 3, सी 12 में हमने क्या 2 जोड़ा कितना हो गया 14, 14 पे क्या था एन, 1 में 3 जोड़ा कितना हो गया 4, डी, तो सी एन डी। तो एम वाले दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। उसके बाद इसमें से 1 घटेगा, तो 14 में से 1 गया कितना बचा 13, 13 पे क्या आता है एम, इसमें 2 माइनस हुए तो बी, इसमें 3 माइनस हुए तो क्या आ गया बी। तो एम बी बी लास्ट में ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखना इस पैटर्न को, देखिए क्या कह रहा है हमसे। हमसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। देखें तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे तो शुरू के 3 टर्म और लास्ट के 3 डिजिट इन दोनों ने गायब कर लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचे तो क्या किया इन्होंने, STITU तो है ही, लेकिन स्टार्टिंग के 2 मतलब जहाँ से ये गायब किए थे ना पहले, वहाँ पे अल्फ़ाबेट 2 अल्फ़ाबेट इन्होंने ऐड कर दिए, 2 ये वाले देखो, IU पीछे ऐड हो गया और ON इधर हो गया। ओके, अब क्या क्या फिर 3 गायब कर लिए इसने, शुरू के 3 और फिर 3। तुम्हारे पास बचा क्या TITU तो है ही, लेकिन क्या करेंगे 2 अब क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो कौन कौन से ऐड करेंगे, TITU के बाद क्या है ये वाली बची कौन सी NS और TI, तो आगे NS TI। तुम्हारा आंसर क्या हो गया NSTITUI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसका अर्थ प्रश्न से शब्द कीजिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको देखो ये वर्ड ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं टफ होते हैं, ऐसा तो नहीं पोटैटो है जो आप बना लो एकदम से, ठीक है। कुछ वर्ड होंगे नए होंगे, वो टफ होंगे और वो आपको बनेंगे, लेकिन हाँ जो बने बनाए वर्ड है अगर उनका मीनिंग आपको पता होगा ना तो आप निकाल लो। अब आपने मान लो सपोज बना तो तभी पाओगे जब मीनिंग आपको पता होगा, तो वो ज़्यादा टफ चीज़ है। लेकिन आपको अगर इन चारों में से अगर ऑप्शन देखेंगे आप, तो जहाँ तक है मैंने देखा तो वो क्या हो गया 99% केस में क्या होता है 3 सिनोनिम्स दे देता है, 1 उसका एंटोनिम दे देगा। तो आप उन तीनों में से अगर एक छांट लेंगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया गया, हमसे कहा गया पहला वर्ड दिया गया रविश, दूसरा क्लटर, तीसरा ट्रैश। इन तीनों का लगभग मतलब जो आता है वो पता क्या आता है, कूड़ा कचरा टाइप का आता है, व्यर्थ की चीज़ें, ठीक है, ट्रैश वगैरह रविश क्लटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो ये बनेगा पोजेशन, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है लगभग कोई मूल्यवान चीज़, स्वामित्व वाली चीज़, ठीक है। जो ये वर्ड यहाँ से बना है वो बना क्या है लेटर बना है LITTER, ठीक है। तो ये कोशिश आगे से करना है, अगर पेपर में आपके आए तो आप ये कोशिश करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है 1812, यदि 1812 का पहला दिन बुधवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अब देखिए एक ही चीज़ जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, वो क्या आते हैं, अगर देखो लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है 2 दिन ऐड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। पता क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है जो फरवरी होती है, वैसे नॉर्मली जो ईयर होता है उसमें एक ऐड बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो आज दिन है, अगर आज दिन मान लो तारीख, आज तारीख कितनी है, जैसे मान लो आज 3 फरवरी तारीख है, ठीक है, आज आपका मंगलवार है और ये लीप ईयर नहीं है, तो जो अगली साल होगी ना वो 3 फरवरी को, तो आपका बुधवार होगा दिन। लेकिन ये लीप ईयर होता ना तो अगली साल 3 फरवरी को जो आपको दिन होता है मंगलवार से बुधवार बृहस्पतिवार हो जाता। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है लीप ईयर चेक करेंगे तो हमें पता है कि ये 1812 ये 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये तो लीप ईयर है। तो इसका जो हमसे पूरा वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, अगर पहला दिन ये, अगर उस वर्ष का अगली वाली वर्ष का अगर पहला दिन भी होगा तो 2 दिन बढ़ते, लेकिन अंतिम दिन पूछा, इसका मतलब है एक दिन ही बढ़ेगा, ऐड होगा, क्योंकि 29 फरवरी वाला एक दिन ऐड हो जाएगा। तो दिन क्या हो जाएगा, अगर बुधवार है बुधवार से क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा, तो हमारा आंसर आ गया क्या थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों को कॉफ़ी पीने की अनुमति दी जानी चाहिए, कथन कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है, हाँ बच्चे पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं जो कैफीन की उत्तेजक प्रकृति के कारण कम भूख से होता है। नहीं, रात में कॉफ़ी पीने से नींद की समस्या होती है। तो हमसे पूछा है क्या बच्चों को कॉफ़ी पीने की अनुमति देनी चाहिए, ये दोनों तर्क है ना, ये कोई मतलब के नहीं बन रहे
कि ये तो बच्चों के पेट की समस्या पीड़ित है, ऐसी कोई बात नहीं, या कथन में कहा जाता है कि बच्चे पेट से दिक्कत आ रही है तो उन्हें कॉफ़ी पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, तब तो समझ सकते हैं। तो ये दोनों हमारे तर्क जो हैं मजबूत नहीं है और ये अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शाकाहारी सर्वाहारी हैं, सभी सर्वाहारी मांसाहारी हैं। कुछ शाकाहारी मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी मांसाहारी, देखो अगर ये ऐड करेंगे तो कुछ शाकाहारी मांसाहारी हो सकते हैं, सही बात है, नेगेटिव वाला नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आपका एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मिठाइयाँ स्नैक्स हैं, सभी स्नैक्स क्रिस्प्स हैं। कुछ क्रिस्प्स स्वादिष्ट हैं, तो कुछ मिठाइयाँ क्रिस्प्स हैं, तो कुछ मिठाइयाँ, अगर स्नैक्स उसको मिला दूंगा तो कुछ मिठाई क्रिस्प्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स हैं, कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स हैं, तो कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स तो नहीं है, आपका एक ही अनुसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया है, तुमसे पूछा क्या, एस होता है कितने पे, 19 पे, टी कितने पे होता है 20 पे, ऐसी कंडीशन हाल नंबर लिखिए आप, तो नंबर से आपको जल्दी समझ में आएगा। ओ 15 पे, पी 16 पे, भाई यू कितने पे होता है 21 पे, एक्स 24 पे, यू 21 पे, एक्स 24 पे। तो मुझे पता लगा कि प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8, जब ये पता लगा फिर तो कोई बात ही नहीं बची। तो कैसे, तो क्या कितना हो गया, 16 15 12 और 5, तो प्लस के 2 18 पे आर आ गया, 15 4 19, 19 पे क्या आता है एस, 12 6 18, 18 पे क्या आता है आर, एक ही ऑप्शन बचा, और ये क्या था 5 5 8 5 13, 13 पे क्या आता है एम, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया एफ एच, तो एफ 6 पे, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 2 14, ये तो हो रहा है, तो 8 2 10 पे क्या आता है जे, उसके बाद देखो 1 4 16 25, तो एक में अगर 4 जोड़े 3 जोड़ा, तो 4 में 3 7, 7 से 16 से पहुँचने, ये पता है क्या, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, वहीं फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो जे 9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स को बिलास की वस्तुएं माना जाता है। ABCD लिमिटेड बिलास की वस्तुओं का उत्पादन करता है। हमसे कह रहे हैं ABC लिमिटेड केवल ऑटोमोबाइल का उत्पादन करता है, ABC लिमिटेड केवल ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करता है, नहीं, ABCD लिमिटेड जो होगा बिलास की वस्तुओं का उत्पादन करता है, और ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स को दोनों को माना जाता है, तो केवल वाले ये दोनों तो गलत हो गए ना, तो दोनों गलत है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया, अब देखिए मुझे इसमें सारे इक्वल दिए गए, तो इक्वल मुझे 60 बनाना है, तो कौन सी संख्या बनाना है, देखो मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, तो 15 3 45, सॉरी 5 3 15, 75 में से अगर 15 में ऐड कर दूंगा तो ये 60 से ये 75 80 90 पहुंच जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखा तो 75 गुणा 3 किया, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो, तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्या है, 75 माइनस 3 गुणा 5, तो 5 3 15, 15 75 में से 15 का कितना बचा 60। तो भैया कि अब ये ध्यान रखें कि कौन सा ऑप्शन आप ट्राई कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बी के उत्तर में है, सी बी के उत्तर और डी के बाएं बैठा है, सी जो है बी के तो दाएं बैठा है, बी के डी के दाएं बैठा है, सी जो है सी बी के उत्तर में, बी के उत्तर में है, और डी के बाएं बैठा है, सॉरी डी के बाएं बैठा है, डी के बाएं इधर हो गया, सी बैठा है और बी के उत्तर में है। ओके, ई बी के उत्तर में बैठा है, ई है बी के उत्तर में बैठा है, ई है बी के उत्तर में बैठा है, परंतु सी के दक्षिण में नहीं है, मतलब सी के नीचे नहीं है, तो ई है बी के उत्तर में बैठा है। ओके, यदि सभी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो ई डी से किस दिशा में, ई जो है डी से किस दिशा में, अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो जो डी ई है, ई डी से किस दिशा में है, तो ये उत्तर हो गया, इधर इधर क्या था पश्चिम, तो किस दिशा में है, तो कितना हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसकी जो PDF आपको है मैथ्स विद यादव टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके बाकी PDF भी पढ़िए, वो जाके सॉल्व करें, और खुद भी 2 3 बार सॉल्व करके जाएँ एग्जाम होने से पहले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।